अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 2 जिसका नाम बायोलॉजिकल मेथड है। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम साइंटिफिक मेथड है। इसमें हम देखेंगे कि रिजल्ट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कंक्लूजन्स कैसे बनाए जाते हैं और मैथमेटिक्स बायोलॉजी को किस तरीके से सपोर्ट करती है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट स्लाइड से जिसका नाम रिजल्ट्स है। साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन की होती हैं उन सब को वो लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या मेजर किया, क्या नोटिस किया, ये सारी की सारी चीज़ों को एक रिकॉर्ड की फॉर्म में वो अपने पास रख लेते हैं। इस रिकॉर्ड में नंबर्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। इसको हम रिजल्ट कहते हैं। ये जो उन्होंने रिटन फॉर्म में अपने पास रखा, ये हमारे पास रिजल्ट था और ये उन्होंने आफ्टर एक्सपेरिमेंट किया ये काम। एक और एग्जांपल अगर हम लें, इसमें साइंटिस्ट ने ये देखा कि मलेरिया के 100 पेशेंट्स की जब अब टेस्ट उनके किए गए, ब्लड सैंपल के टेस्ट किए गए, तो देखा कि 100 के 100 पेशेंट के में सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। उसके बाद 100 हेल्दी पर्सन का जब उन्होंने ब्लड सैंपल को स्टडी किया, देखा किसी एक सिंगल पर्सन में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। इस चीज़ से ये कन्फर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम और मलेरिया के बीच में एक स्पेसिफिक कनेक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब ये उसका रीज़न है या नहीं वो तो फर्दर और टेस्ट इसको बताते हैं, लेकिन ये यहाँ तक कंफर्म हो गया। ये एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट्स को नोट डाउन कर दिया गया। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जब रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो साइंटिस्ट उसको कंक्लूड करते हैं, एक उसका रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं और ये रिजल्ट जो होता है उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर इसको सपोर्ट कर रहा हो तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर लिया जाता है या उसको दोबारा से इम्प्रूव किया जाता है या रीटेस्ट किए जाते हैं। हमारे केस में कंक्लूजन ये था, प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। ये बहुत ही सिंपल क्लियर है, क्लियर एविडेंस था। तो इस एविडेंस को एज अ कंक्लूड या एज अ कंक्लूजन ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर उसको आप समय लेकर पहले हाइपोथेसिस दिया गया था, उसके ऊपर टेस्ट किए गए, टेस्ट के बाद रिजल्ट बनाया गया, रिजल्ट के बाद अगर उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्ट किए गए, फिर एक्सेप्ट हो गए, तो उसके बाद एक थ्योरी बन जाती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि थ्योरी जो है वो एक गेस होता है, लेकिन और ये साइंस नहीं होती। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। थ्योरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है। देखिए, हमने जितने भी पीछे स्टेप्स पढ़े, सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाया जाता है। ये आप कह लें कि साइंटिस्ट खुद ही एक कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं या उनसे पूछा जाता है। उसके बाद उसके बारे में एक गेस किया जाता है, एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दोबारा दोबारा टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट उसका कंक्लूड किया जाता है। कंक्लूड करने के बाद फिर उसकी जाकर एक थ्योरी बनती है। इससे हमें पता चलता है कि चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं या किस तरीके से कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल लें, अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक ही दिन में नहीं दे दी गई थी। जिसमें कहा जाता है कि डिफरेंट चीज़ों की, जैसे हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारी हाइट जो है वो कम होती जा रही है टाइम टू टाइम। अब ये एक थ्योरी है। थ्योरी को ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 दिन या 3 दिन में ही उसको कंफर्म कर दिया गया। इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद जब चीज़ फाइनल होती है तो फिर इसको एक थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अभी मैंने आपको अलग एग्जांपल दी थी, बट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एग्जैक्टली ये चीज़ देखी जाती है कि चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। तो बहुत ज़्यादा देर तक जब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, उसके बाद उसको एक एज अ थ्योरी उसको मार्केट में लाया जाता है। नेक्स्ट, इसका हम अगर देखें तो लॉ और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। लॉ कोई भी एक स्ट्रॉन्गर थ्योरी होती है, अब थ्योरी ही होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको हम एक लॉ कहते हैं। रियलिटी में हम लॉ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी के बारे में बता दिया गया था, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जब कोई चीज़ लॉ बन जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जाता। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक थ्योरी को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, अगेन एंड अगेन उसको टेस्ट किया जाता है, बहुत कोशिश की जाती है उसको रिजेक्ट करने की या डिसप्रूव करने की। लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर हम उसको कहते हैं कि अब ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी में बहुत कम लॉज हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग, जिसको हमने एवोल्यूशन पढ़ा, वो होती रहती है, इसलिए बहुत कम लॉज होते हैं। इसीलिए बायोलॉजी में हम लॉ का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, नाम से हमें पता चल रहा है इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया
तो उस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड भी साथ साथ किया जाएगा ताकि दूसरों को हम अपना वो जो टेस्ट किया था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखा सकें। इसमें टेबल्स और ग्राफ्स को भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडेक्स को वहाँ पर ऐड करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप क्लास में 100 क्लास में कह दिया आप 100 प्लांट्स की हाइट को उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन से प्लांट की कितनी हाइट है या कितनी उसमें चेंजिंग आ रही है, तो हम एक बार ग्राफ यूज़ करेंगे जिसमें दिखाएंगे कि कौन सा प्लांट या किस प्लांट की हाइट कितनी है। और इसमें हम किसी किस्म का कोई डाटा उसको हाइड नहीं करेंगे, प्रॉपर डाटा शो करेंगे। लेकिन कभी कभार साइंस में ये होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बजाय इसके कि उसके रिजल्ट्स और बुरे आएँ, उसे एक नई चीज़ डिस्कवर हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो हमें वैक्सीन मिली है, वैक्सीन के बारे में भी कुछ ऐसे ही है। बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की थी वैक्सीन, उसने ये देखा कि वैक्सीन कुछ इंसेक्ट थे, वो एक स्पेशल किस्म का एक वाटर था, आप कह लें कि एक स्पेशल एरिया में कुछ वाटर था, उसको कोई भी इंसेक्ट अगर उस वाटर को ड्रिंक कर लेता था उसकी डेथ हो जाती थी। एक साइंटिस्ट इस पर कर रहा था वो एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया कि उसने 2-3 आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उसने ये कंफर्म करना था, जाकर दिखाना था कि देखें कि इस वाटर को जैसे ही ये टेस्ट करते हैं इंसेक्ट, इनकी डेथ हो जाती है। उसने क्या किया कि कुछ इंसेक्ट्स को बहुत थोड़ा वो वाटर दिया, उसने देखा कि उनकी डेथ हो गई है, वो चला गया वहाँ से। कुछ देर के बाद वो उन्होंने टेस्ट ग्रुप्स बनाए हुए थे, कुछ देर के बाद वो खुद ही यानी उनकी डेथ नहीं हुई थी बल्कि वो जिंदा हो गए, फिर से दोबारा चलने लगे। शायद कुछ देर के लिए वो अनकॉन्शियस हो गए थे। जब वो वापस आया साइंटिस्ट, तो उसने जाकर देखा, उसे याद भूल गया कि ये वो वाले हैं। उसे यही लगा कि उनकी तो डेथ हो गई है, वो तो ख़त्म हो गए, ये जो कि मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये बिल्कुल हेल्दी है। अब मैं जब लोगों को अपना रिजल्ट दिखाऊंगा वहाँ पर अपना टेस्ट करके, तो मैं यही वाले इंसेक्ट्स ले जाता हूँ। जब वो वाले इंसेक्ट लेकर गया वहाँ पर, उन्होंने उस वाटर को टेस्ट किया तो उनकी डेथ नहीं हुई। वो उसको बड़ी इस बात पर हैरत हुई कि ये क्या बात है, जब मैंने 2-3 दफ़ा इसको टेस्ट किया या इससे ज़्यादा टेस्ट किया था उस वक्त तो डेथ हो गई थी, अभी क्यों नहीं। बाद में उसे जाकर पता चला कि बेसिकली जब हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सेम डिजीज़ या सेम आप कह लें कि वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं किसी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको अगर बहुत थोड़ी अमाउंट में होगी तो उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है या हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम सेम डिजीज़ जो है वो फुल पावर के साथ भी आती है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये उसकी एक मिस्टेक थी, लेकिन इस मिस्टेक से देखें कितनी बड़ी एक डिस्कवरी हो गई। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारी नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो डेटा एनालिसिस है। हम किस तरीके से डाटा को सेपरेट आउट करते हैं। जब हम डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, उसमें मैथ को हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी फ्लावर के पास 4 सेपल्स और 12 पेटल्स हैं, ठीक है, तो इनकी रेशो बनती है 4:12। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 1:3 कह सकते हैं। अभी इसमें हम रेशो और प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ किया। अगर इसको हम लास्ट में अगर हम देखें अपनी स्लाइड के, तो इसको पहले 4:12 देन प्रोपोर्शन 1:3, इस तरीके से हमने इसमें मैथ को यूज़ किया। मैथ के बगैर हम कोई भी किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम मैथ का और थोड़ा फर्दर रोल देख लेते हैं बायोलॉजी में क्या है। अब बायोलॉजी में हर जगह पर आप मैथ को देख सकते हैं। मैथ के बगैर अभी मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट्स को हम, या एक्सपेरिमेंट ना भी हो वैसे भी मैथ में हम डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो उसमें मैथ के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं किसी भी गार्डन में, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने स्पेसिफिक डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ पर इंसेक्ट्स हैं। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में कितने इंसेक्ट हैं, कौन सा एरिया जिसमें ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी वहाँ पर स्पेशल चीज़ थी जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा इंसेक्ट हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स की हम उनके डिफरेंट एरियाज़ को कैलकुलेट करेंगे और उनका नंबर बताएंगे, यहाँ पर हम मैथ को यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिकल बायोलॉजी, इसको फर्दर और एक्सप्लेन किया जाए अगर, तो एक होल फील्ड है इसकी मैथ की बायोलॉजी के साथ, जिसका नाम ही मैथमेटिकल बायोलॉजी है। इसमें फार्मूलाज को यूज़ किया जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, लाइक प्रोटीन किस तरीके से बनता है, बैक्टीरिया किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं और कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, किसी भी प्लांट की हाइट जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और या फिर किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो कितनी श्रिंक हो सकती है, कितनी कम हो सकती है। इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम मैथ को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ चैप्टर 2 के साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।